दोस्तों, शोभना जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक रहते हैं, क्योंकि शोभना अपनी खूबसूरती से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती। जो कोई भी शोभना को देखता तो दंग रह जाता, उसकी आंखें चौधिया जाती। चाहे कितनी भी उम्र वाला क्यों ना हो, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर कोई कैसा भी दिखता हो, शोभना हर किसी को खुश करती थी और वो मुफ्त में ही उस व्यक्ति को खुश कर देती थी। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि भला इतनी खूबसूरत लड़की हर किसी को मुफ्त में स्वर्ग की सैर क्यों करा रही थी? क्योंकि जिसका भी मन करता वो व्यक्ति शोभना के पास जाता और शोभना कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को खाली हाथ नहीं लौटाती, बल्कि वो उसे इतना खुश कर देती कि हर व्यक्ति शोभना के गुण गाने लगता। कौन थी ये शोभना और आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि शोभना के साथ अब तक 250 से 3000 लोग वो सब कुछ कर चुके थे और शोभना अपने पास आने वाले हर शख्स को, हर पुरुष को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे उसका रंग रूप कैसा हो, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, वो हर किसी को बिना खुश किए वापस नहीं भेजती और उसके बदले में शोभना उनसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेती। लोग हैरान परेशान, लेकिन कहते हैं कि पुरुषों को इन सब चीज़ों से क्या ही लेना देना। अगर उन्हें कुछ फ्री में मिल रहा है तो वो सबसे पहले आगे बढ़कर उसका हिस्सा बनना चाहेंगे, बिना सच्चाई जाने की आखिर ये महिला, ये खूबसूरत अबला नारी शोभना ऐसा क्यों कर रही। क्योंकि शोभना जिसके पास ज्यादातर बूढ़े लोग ही आया करते थे, जिनकी नसें जकड़ चुकी थी, जिनकी नसों में जान नहीं होती, उनकी नसें हरी भरी हो जाती और वो पहले से कहीं ज्यादा खुद को जवान महसूस करने लगते। अब ऐसे में शोभना के चर्चे दूर दराज इलाके में फैल जाते हैं और हर व्यक्ति शोभना को देखना चाहता है, मिलना चाहता है और उसके साथ मिलन करना चाहता है, क्योंकि शोभना कभी भी किसी को मना नहीं करती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इधर शोभना के माता पिता, जिनकी पूरे गांव में, पूरे समाज में बहुत बेइज्जती हो रही होती है, क्योंकि शोभना की 6 बहनें रहती हैं, उनमें शोभना सबसे बड़ी रहती है। ऐसे में पिता अपनी बेटी शोभना को समझाते हैं कि बेटा, अगर तुम ये सब करोगी तो फिर तुम्हारी बाकी बहनों की शादी कैसे होगी और तुम्हारी शादी कैसे होगी। अभी तो तुम ये सब कुछ कर लो, लेकिन जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मरते समय तो कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। ये सब छोड़ दो, ये सही नहीं है। लेकिन अपने पिता के समझाने के बावजूद शोभना अपने पापा की एक नहीं सुनती है और वो लगातार वही सब कुछ पुरुषों के साथ कर रही होती है जो कि उसका मन करता है। इधर माँ भी अपनी बेटी शोभना को बहुत समझाती है, कभी प्यार से तो कभी कई थप्पड़ लगा करके, लेकिन शोभना अपनी माँ की भी एक नहीं सुनती। माँ उसे कसम देती, लेकिन शोभना अपनी माँ की कसम को भी एक किनारे रख देती है, दरकिनार कर देती है और फिर वो आने वाले हर पुरुष को इतना खुश करती है कि वो उसका गुणगान गाता है और बिना कुछ दिए, इतना कुछ ले करके वो वहां से चला जाता है। शोभना की बहनें भी अपनी दीदी को बहुत समझाते हुए कहती, दीदी, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगी तो फिर हम लोगों से शादी कौन करेगा? क्या आप चाहती हैं कि हम लोग भी आपकी तरह ऐसा कुछ करें? क्या ये अच्छा लगता है? लेकिन शोभना, जो कि अपनी ही दुनिया में रहती और फिर वो अपनी बहनों का बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती और फिर अपनी आरामगाह में आराम करने लगती। फिर जैसे ही रात होती, लोगों के आने जाने का तांता लग जाता। हर पुरुष बिना कुछ लिए आता और शोभना से सब कुछ ले करके वो चला जाता। अब ऐसी समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे शोभना, जिसकी उम्र ढल रही होती है, पिता को अपनी बाकी बेटियों की चिंता सताती है, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को तो खो चुके हैं। बाकी जो उनकी बेटियां हैं
वो उनकी शादी कर देना चाहते हैं। अब शोभना के पिता पवनदीप अपनी बाकी बेटियों के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन चूंकि गांव के बाहर भी शोभना के बारे में बहुत चर्चे रहते हैं। अब जैसे ही रिश्ते वाले आते उन्हें पता चलता है कि ये शोभना का घर है, तो वो शादी से साफ मना कर देते। अब शोभना के पिता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करें। ऐसे ही वो अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए गांव के बाहर गए रहते हैं। तभी शोभना की माँ के मोबाइल पर फोन आता है। जैसे ही गंगोत्री फोन उठाती हैं तो पता चलता है कि उनके पति हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब गंगोत्री अपनी बेटियों को लेकर के सिटी हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो पता चलता है कि उनके पति की तबीयत बहुत सीरियस है, जल्द ही ऑपरेशन करना होगा क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया है। जैसे ही गंगोत्री ये सुनती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो करें तो क्या करें। वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगी, क्योंकि उनके पति जो कि कोई काम काज नहीं करते हैं, गांव की खेती बाड़ी से ही किसी तरीके से घर का खर्चा चलता है। अब ऐसे में अचानक वो 2 से 2.5 लाख रुपयों का इंतजाम करेंगी तो कहाँ से करेंगी और कैसे करेंगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने भाई कौशल को फ़ोन करती हैं। अब जैसे कौशल ये सुनता है तो वो आनंद फानन अपने जीजा जी को देखने के लिए सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। इसके बाद कौशल पूरी फीस जमा कर देता है। जैसे फीस मिल जाती है, डॉक्टर साहब पवनदीप का इलाज शुरू कर देते हैं। पवनदीप का ऑपरेशन चलता है। लगभग 4 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद पवनदीप खतरे से बाहर होते हैं। परिवार के चेहरे की सिकन थोड़ी कम होती है, लेकिन डॉक्टर ये साफ कर देते हैं कि देखिए, अगर अब पवनदीप किसी भी प्रकार का टेंशन लेंगे तो फिर इनकी जान भी जा सकती है। इस बार तो हमने किसी तरीके से आपके पति को बचा लिया। जब गंगोत्री ये सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने पति की, क्योंकि वो तो इतनी सी उम्र में विधवा हो जाएगी। इसलिए वो अपने भाई कौशल से कहती है कि देखो भैया कौशल, तुम भी अब हमारे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। उन्हें अपनी बेटियों की चिंता सता रही, और तुम्हें तो पता है कि शोभना क्या कर रही है। जैसे ही कौशल ये सुनते हैं तो मूंछों पर ताव देते हैं और कहते हैं कि दीदी, अब तुम्हारे जो बुरे समय थे वो चले गए। अब मैं तुम्हारे बेटियों की, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ और ये शपथ लेता हूँ कि मैं शोभना को सुधार कर रहूँगा और तुम्हारी सभी बेटियों की शादी करवा कर रहूँगा। अब इसके बाद कौशल अपनी दीदी गंगोत्री, जीजा जी पवनदीप को लेकर के घर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तो शोभना पुरुषों के साथ मिलन समारोह में मिलन कर रही होती है। जैसे ही कौशल ये देखते हैं तो वो भड़क जाते हैं। कौशल अपनी मूंछों को ताव देते हैं और उन सभी पुरुषों को वहाँ से भगा देते हैं जो कि मिलन के लिए शोभना के कमरे में बैठे रहते हैं। शोभना बिना कुछ कहे अपने मामा कौशल से कहती है कि मामा कौशल, आखिर क्या बात है, आप इतने भड़क क्यों रहे हैं। कौशल कहते हैं कि देखो शोभना, अब तुम ये सब जो कुछ कर रही थी वो सब बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता की आज जान जाते जाते बची। अगर तुम्हारे पिता की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार केवल तुम होती। जब शोभना ये सुनती है तो उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। वो अपने मामा कौशल से कहती है कि ठीक है मामा, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शोभना जिसके मन में अपने परिवार के लिए थोड़ी एक कोने में माया रहती है, अब वो माया अपने परिवार को बचाने में जुट जाती है। इसके बाद शोभना के मामा कौशल शोभना के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। लेकिन जितने भी रिश्ते वाले आते, जब उन्हें पता चलता कि ये तो वही शोभना है जो शादी से पहले भी ना जाने कितने लोगों के साथ वो सब कुछ कर चुकी है, क्योंकि शादी की पहली रात होता है, वो शादी से साफ मना कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा लड़का रहता है जिसका नाम वैभव रहता है। वैभव पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है। वो शहर के बाहर जॉब कर रहा होता है। अब जैसे वैभव को पता चलता है कि उसका रिश्ता ऐसी चर्चित लड़की से हो रहा है जिसका नाम शोभना है, और जो कि ना जाने कितने पुरुषों के साथ वो सब कुछ कर चुकी है, ये जानने के बावजूद वैभव शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब परिवार में खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि जब बड़ी बेटी शोभना इस घर से विदा होकर के जाएगी तभी बाकी चारों 5 बेटियों का ब्याह होगा। वैभव के परिवार वाले शोभना को देखने आते हैं, साथ में वैभव भी आता है।
अब जैसे ही शोभना सज सवर के पीले रंग की साड़ी पहनती है जारजट की, तो वैभव शोभना की खूबसूरती देख करके दंग रह जाता है। मानो ऐसा लगता है धरती पर कोई अप्सरा उतर आई हो। बेहद गोरे रंग की सुनहरे बालों वाली शोभना जैसे ही वैभव के परिवार वाले देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि वो सच में कोई अप्सरा नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो एक सुंदर कन्या देख रहे हैं जो कि इसी धरती पर रहती है। उन्हें विश्वास नहीं होता है क्योंकि शोभना जिसकी नीली आंखें रहती हैं, होंठ गुलाब की पंखुड़ी के मानिंद रहते हैं। अब वैभव शोभना को देख करके खुद को रोक नहीं पाता है। परिवार वाले कहते हैं कि बेटा जाओ अपनी होने वाली पत्नी से अकेले में कुछ बात कर लो, लेकिन वैभव जैसे ही बगीचे में शोभना को लेकर के जाता है तो वो उससे कोई सवाल नहीं करता है। केवल शोभना वैभव से अपने होने वाले पति से बातचीत कर रही होती है, वो खिलखिला रही होती है, तो ऐसा लगता है कि फूल आपस में बात कर रहे हैं। अब वैभव बिना कुछ कहे शोभना को लेकर के अपने माता पिता के पास आता है, आशीर्वाद लेता है और कहता है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों परिवार में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। पवनदीप भी अपनी बेटी शोभना के लिए बहुत खुश रहते हैं। अब वो भी बढ़ चढ़ करके अपनी बेटी शोभना की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से शोभना के दरवाजे पर वैभव बारात लेकर के आता है। शोभना दुल्हन बनी बैठी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन रहती है। वो शादी के दिन थोड़ी परेशान रहती है। शोभना की माँ गंगोत्री कहती हैं कि बेटा ऐसा हर लड़की के साथ होता है, क्योंकि अब तुम अपने पिता का घर छोड़ करके अपने पति के घर जा रहे हैं। ऐसे में वहाँ की जिम्मेदारियां होंगी, नया माहौल होगा। घबराओ नहीं, परेशान नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के समझाने पर शोभना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती। कुछ समय बाद वैभव अपनी दुल्हन शोभना को लेकर के हंसी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। शोभना को वैभव के कमरे में बैठाया जाता है। कमरा बेहद सुंदर सजा होता है। इसी समय बाद वैभव कमरे में आता है। शोभना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती है। जैसे वो अपने पति को देखती है तो अपना घूंघट नीचे कर लेती है और शर्माने लगती है। वैभव अपनी पत्नी के साथ जाता है और चूंकि आज मिलन की रात है, इसके बाद उन दोनों का मिलन होता है। पति पत्नी सुबह तक ये सब कुछ करते रहते हैं। शोभना जो पसीने से भीग जाती है। अब इसके बाद 9 साढ़े 9 बजता है, तभी दरवाजे पे खटखटाहट होती है। ये आवाज़ उसकी सास की रहती है, क्योंकि शोभना को बाकी रस्में अदा करने के लिए नीचे जाना रहता है। अब शोभना अपने पति को चादर उड़ाती है और फिर वो वहाँ से नीचे चली जाती है। वैभव खर्राटे लेकर के सो रहा होता है, क्योंकि सारी रस्में रिवाज तो महिलाओं को करना रहता है। पति ये सब कुछ करने के बाद चैन की नींद सोता है। इधर दूसरी ओर महिलाओं को, पत्नियों को, दुल्हनों को रस्में निभानी होती है, इसलिए शोभना भी वैसे ही करती है। वो फ्रेश होती है और बाकी रस्में अदा करने के लिए नीचे चली जाती है। अब शोभना को अपने ससुराल में रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। ससुराल में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन जैसे ही शादी का दूसरा महीना लगता है, शोभना के रंग ढंग बदल जाते हैं और फिर से वो वही सब कुछ करने लगती है जो कि वो अपने मायके में कर रही होती है। अब इधर वैभव और ससुराल वालों को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उन्हें लगता था कि जैसे शोभना की शादी होगी तो शोभना में बदलाव आएगा, लेकिन शोभना में कोई बदलाव नहीं आया। 1.5 महीने बाद शोभना अपने उसी रंग ढंग में वापस आ जाती है। अब इधर वैभव बहुत समझाता है अपनी पत्नी को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शोभना से प्यार करने लगता है। शोभना इतनी सुंदर रहती है, ऐसे में कोई भी पुरुष बिना प्यार किए शोभना से कैसे रह सकता है। वो अपनी पत्नी को समझाता और कहता है कि देखिए शोभना जी, 7 जन्मों तक हमने आपका साथ देने का वादा किया है और आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई है। ऐसे में आप ये सब जो कुछ कर रही हैं, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगी तो फिर हम आपको तलाक देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन शोभना पर अपने पति वैभव की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता और वो लगातार वो सब कुछ कर रही होती है। इधर ससुराल की बहुत बदनामी होती है, क्योंकि वैभव जिसकी 2 बहनें रहती हैं वो बिन ब्याही रहती, उनकी शादी करनी रहती है। ऐसे में अगर परिवार बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगा तो फिर वैभव की दोनों बहनों की शादी कैसे होगी, वो तो ऐसे ही बैठी रह जाएंगी।
अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। पवनदीप भी आते हैं। शोभना के पिता माँ गंगोत्री बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन बेटी किसी की एक नहीं सुनती। वो कहती थी कि देखिए, अब तो हमारी शादी हो गई है, हम ससुराल आ गए हैं, हमारी बाकी बहनों की भी शादी हो गई है। अब ऐसे में हमें जो करना होगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम किसी के दबाव में नहीं रह सकते। माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वैभव को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग नहीं काम करता है कि वो करे तो क्या करे। अगर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा तो इधर समाज में ये बात फैल जाएगी कि वैभव में ही कोई कमी रही होगी। शादी के 2 महीने बाद ही वैभव का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। अब वैभव एक और खाई है, दूसरी ओर समुंदर है। अब वैभव एक और खाई है, दूसरी तरफ गड्ढा है। वो जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। एक और खाई है, दूसरी ओर गड्ढा है। वो अपनी बहनों के लिए लगातार रिश्ता खोज रहा होता है, लेकिन कहीं भी उसकी बहनों की शादी नहीं लगती। तभी अचानक वैभव बेड पर बैठा रहता है, वो नीचे गिर जाता है। माता पिता शोर शराबा सुनकर के जैसी वैभव के कमरे में आते हैं, वो वैभव को आवाज देते हैं, लेकिन वैभव कुछ भी नहीं बोलता है। माता पिता वैभव को अपने बेटे को आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ वैभव का चेकअप होता है, खून की जांच होती है। जैसी रिपोर्ट आती है तो परिवार के हाथ पांव फूल जाते हैं, बहनें रोने लगती हैं, माता पिता सर पीटने लगते हैं। वैभव की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है, शोभना के पिता पवनदीप, शोभना की माँ गंगोत्री, शोभना का पूरा परिवार हॉस्पिटल में अपनी बेटी से सवाल कर रहा होता है। पुलिस भी शोभना को थाने ले आती, शोभना से पूछताछ कर रही होती, क्योंकि रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि वैभव को HIV एड्स है, वो HIV पॉजिटिव। अब जैसे ही ये साफ होता है तो परिवार में हड़कंप मच जाता है। वैभव के परिवार वाले शोभना को कोस रहे होते हैं कि शोभना की वजह से ही उनके बेटे वैभव को ये बीमारी लगी है। अब पुलिस वाले शोभना से पूछताछ करते हैं, लेकिन शोभना हंस रही होती, मुस्कुरा रही होती। शोभना जब पुलिस वालों को बताना शुरू करती है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी और उसने वैभव के साथ ऐसा क्यों किया, तब पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। शोभना कहती, साहब इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मैं बेहद सुंदर हूँ और ऐसे में अगर कोई मेरी सुंदरता से प्रसन्न हो जाता है तो फिर मुझे किसी को प्रसन्न करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। अब पुलिस वालों को ये माजरा कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि शोभना की बातें उनके सर से निकल रही होती। वो शोभना से सख्ती से पूछते तो शोभना बताती कि साहब मेरे साथ भी धोखा हुआ है, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और फिर मेरे और उस लड़के के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। राजन से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राजन ने जब मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया तो उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। मैंने राजन के बारे में बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अब जैसे ही राजन मुझे छोड़ करके चला जाता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती हूँ, मेरी तबीयत भी खराब रहने लगती है। अक्सर मुझे बुखार रहता था। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी जांच की। जैसी रिपोर्ट आई तो पता चला कि मैं तो HIV पॉजिटिव हो गई। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि राजन के साथ मैंने वो सब कुछ किया और इस वजह से मेरे अंदर राजन की बीमारी आ गई। एक तरफ मैं राजन के धोखे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और दूसरी ओर मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग गई, इसलिए मैं भी लोगों के साथ वैसा ही करने लगी जैसा कि राजन मेरे साथ कर रहा था। मैं भी अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाती और मुफ्त में लोगों को वो सब कुछ देती जो कि वो एक महिला से अपेक्षा करते हैं। अब ऐसे में जब पुलिस ये सुनती है तो उनके होश हो जाते हैं। वो उन सभी लोगों को खोजने में लग जाती है जिन लोगों ने मुफ्त में शोभना के साथ मिलन किया था, क्योंकि उन लोगों से और बाकी लोगों में ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है। पुलिस बारी बारी से CCTV के आधार पर उन लोगों को खोजती है और उन लोगों को वो एक ऐसी जगह ले जाकर के कैद कर देती है जहाँ से वो लोग किसी दूसरे के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए और ये बीमारी आगे ना फैले। इसके बाद पुलिस वाले शोभना को संगीत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे जेल में भेज देते हैं। आज शोभना जेल में अपनी सजा काट रही है। लगभग 6 साल जेल में रहने के बाद इस बीमारी से शोभना की मौत हो जाती है। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से
मुफ्त में मिलने वाली हर चीज जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा होता है। शोभना जो मुफ्त में लोगों को स्वर्ग की सैर करा रही थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी बीमारी फैली हुई थी जो वो गुस्से में, जो कि उसे धोखा मिला हुआ था उसके प्रेमी राजन से, इसलिए वो अपने प्रेमी के धोखे से शोभना पूरे तरीके से बौखला जाती है और वो हर पुरुष से बदला लेना चाहती है अपने प्रेमी राजन का। इसीलिए वो फ्री में पुरुषों को स्वर्ग की सैर करा रही थी। बाकी आपका इस शोभना वाली कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शशिका, नमस्कार।